Students, in this video we will explain the second topic of life processes, that is respiration. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया कि फूड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, और वो फूड के एंड प्रोडक्ट्स में हमने पढ़े कि उसका मेन एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उनका मेन एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज. तो रेस्पिरेशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज फूड से ऑब्टेन होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है. और वो जो एनर्जी है दैट इज़ यूज्ड फॉर आवर बॉडी एक्टिविटीज़. जितनी भी बॉडी की हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वो एनर्जी यूज़ हो जाती है. तो बेसिकली जो ग्लूकोज बना न्यूट्रिशन के दौरान दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग चीज़ें हैं. ब्रीथिंग क्या है? दैट इज़ जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है. रेस्पिरेशन depending upon the presence of oxygen or absence of oxygen, respiration is of two types: aerobic respiration, anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनाएरोबिक में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है. तो उसमें या तो इथेनॉल बनेगी, अल्कोहल है ये एक, और लैक्टिक एसिड बनेगा. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है. तो ऑक्सीजन की कंप्लीट प्रेजेंस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है जिसमें इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है. थर्ड डिफरेंस है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है और एनाएरोबिक जो है वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है. और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ वेरी मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा 38 ATP एनर्जी बनती है. और एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी, तकरीबन 2 ATP एनर्जी बनती है, सिर्फ बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है. अब ये जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में उसके क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. नाउ वी आर डूइंग a topic breakdown of glucose by various pathways, कि कैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है अलग अलग तरीक़ों से. तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है दैट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. इसका फॉर्मूला होता है ना C6H12O6. तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. सभी फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने. तो सबसे पहले जब रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक डाउन और ये मॉलिक्यूल बन जाता है इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं पायरुवेट. ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और थोड़ी एनर्जी इसमें निकलती है. ये स्टेप तो सभी में होना है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक हो, ये स्टेप तो होना ही है. पायरुवेट बन गया, ये साइटोप्लाज्म में बनेगा, ठीक है. सेल के अंदर आपको पता है ना साइटोप्लाज्म होता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. तो पायरुवेट जब बन गया, अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन सेकेंड स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया में. सेकेंड स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया में. तो पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी. लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई, जैसे कि यीस्ट सेल में होती है,
तो उसका अगला रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में, पहला तो साइटोप्लाज्म में होना ही है, ग्लूकोज से पायरूवेट तो बनना ही बनना है। पायरूवेट से अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जैसे कि ईस्ट सेल में होती है तो उसका सेकंड स्टेप भी साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगा। तो और क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल की एक टाइप है। इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। इसी मेथड से एक्चुअली जो अल्कोहल, जो शराब होती है, इसी मेथड से बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन समटाइम्स कंप्लीटली एब्सेंस नहीं होती, जैसे कि हमारे मसल सेल्स, जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज नॉट नाउ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी हो गई है। ठीक है, तब क्या होगा, ग्लूकोज से पायरूवेट तो बनना ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनेगा। क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी निकलती है। एनर्जी तो निकलेगी लेकिन साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई ग्लूकोज की, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रह गई है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, शॉर्टेज है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो आप देखते हो समटाइम्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हम कहते हैं ना खलियाँ पड़ गई एक्सरसाइज करने से, दौड़ लगाने से मसल्स में शुरू में क्रैम्प्स पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे मसल सेल्स को ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर उस समय विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए मसल सेल्स तक पहुँचती नहीं है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और उस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से मसल में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो दीज आर द रीजन, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि मसल सेल्स में क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है बाय वेरियस पाथवेज, ये आपने करना है। अगर आपको सिर्फ प्रेजेंस वाला आ जाए तो आपने ग्लूकोज, पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये स्टेप करना है। एब्सेंस वाला आ जाए तो यीस्ट वाला करना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला आ जाए तो मसल सेल्स वाला करना है। और अगर कंप्लीट पाथवे आ जाए तो पूरा का पूरा चार्ट बनाना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन के टॉपिक के अंदर।